नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाइक झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको हम बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलता है। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं इन दोनों के योगदान का परिणाम। देखिए प्रश्न बहुत बार आया है, इसलिए आप याद रखिएगा, ये आपका प्रश्न एग्जाम में रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे देखिए आपको ऑथेंटिक प्रश्न ही केवल पढ़ना है, ठीक है। कम प्रश्न पढ़ करके अगर अधिक अंक उठाना है तो आपको ये जो हैंड रिटेन नोट्स है, इससे बेस्ट आपको कहीं मिलने वाला नहीं जा रहा है, क्योंकि यह विभिन्न राज्यों से जुड़ करके बनाया गया है और उतने ही टॉपिक को बनाया गया है जो कि आपके एग्जाम में रहेंगे। और कुछ ऐसे प्रश्न रहेंगे जो आप यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, उसके मार्फत आपको बन जाएगा, ठीक है। यानी बाकी तो लॉजिकल आप जैसे शिक्षक होंगे वैसा बनाएंगे, इसलिए उसके लिए अलग से आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है, वो आपको माइंड पर निर्भर करेगा। ये सब बनाते रहिए, प्रैक्टिस बनाते रहिए, और जितना जो आपको दिया गया है सिलेबस उसको कवर कर लीजिए, बाकी सब आपका यहाँ से 100% स्कोर होगा, ठीक है। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है आपको बताना है। अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं संस्कृति का, वंशक्रम एवं वातावरण का, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो मानव का जो विकास होता है वो दो चीज़ों का परिणाम है, एक होता है वंशक्रम जिस वंश से आप है, और एक वातावरण जहां आप रह रहे होते हैं, ठीक है। ये दोनों का परिणाम जो होता है मानव विकास में काम करता है। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किससे बेहतर मानते हैं। प्राथमिक विद्यालय का अगर बालक है तो वह किसको बेहतर मानता है बच्चा, ठीक है। वीडियो अनुरूपण के द्वारा, प्रदर्शन के द्वारा, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, ये सभी, ठीक है। ये किसको, अनुरूपण को आप विशेष मानते हैं। तो सबसे ज़्यादा होता है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, जो होता है बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कारगर होता है, ठीक है। ये अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपको एग्जाम पूछे गए हैं। इसका हम अभी विभिन्न राज्यों में जो पूछे गए हैं उसका भी एक तरह लिस्ट बना के आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। सब कुछ इसमें से हो जाएगा आपको। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है। ये सभी प्रश्न आए हुए हैं, किस किस राज्य में है उसका भी हम मेंशन कर देंगे। अगले PDF जो बन रहा है उसमें और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, जो कि आप टेस्ट सीरीज के लिए चलेंगे, ठीक है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर जो होता है एवरी चिल्ड्रन, ठीक है, प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, सब में कुछ न कुछ गुण और सब में कुछ न कुछ अवगुण होता है। इसलिए यहाँ पर बाल मनोविज्ञान के आधार पर अगर आएगा तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि प्रत्येक बच्चा, कोई भी बच्चा जो है वो अपने आप में क्या होता है, विशिष्ट होता है, ठीक है। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा, ठीक है। तो बच्चों का मूल्यांकन हम लोग कैसे करते हैं विद्यालय में, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करते हैं, जिसको CCE कहते हैं, ठीक है। CCE कहते हैं कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। तो CCE आपका यहाँ पर जो न्यू सिलेबस है उसमें बनाया भी गया है CCE को। CCE का PDF और वीडियो दोनों यहाँ पर आपको तैयार कर दिया गया है, आप यहाँ से लेकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, ये दांतों की संख्या कितनी होती है बताना है आपको। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 18, 20, 25 या कोई नहीं। जब बच्चा में शुरुआत दूध के दांत होते हैं वो कितने होते हैं, तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है, हो सके आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है।
शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? जो शिक्षण का दृष्टि माना गया है पढ़ाई की दृष्टि से, उसमें बाल विकास की कितनी अवस्थाएं, 1, 2, 3 या कोई नहीं, ठीक है। तो बाल विकास का शिक्षण की दृष्टि से 3 अवस्था को बताया गया है। एक होता है शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था और तीसरा किशोरावस्था, जो शिक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। बाल्यावस्था का समय होता है, बाल्यावस्था का समय होता है, अभी भी आपको बताया गया था, शैशवावस्था जन्म से 5-6 वर्ष तक याद रखिएगा, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक याद रखिएगा, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक याद रखिएगा, और वृद्धावस्था 18 वर्ष से ऊपर वाले को कहा गया है, ठीक है। तो बाल्यावस्था का समय होता है 6 से 12 वर्ष तक, राइट आंसर इसका बी हो गया, ठीक है। बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए? बताइए, यहाँ पर प्रश्न पूछा था कि बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, उसका दमन कर देना चाहिए, उसको शांत कर देना चाहिए, उसको उत्तेजित कर देना चाहिए, उसको सक्रिय कर देना चाहिए, ठीक है। तो बालक की जिज्ञासा जब भी हो तो उसकी जिज्ञासा को क्या करना चाहिए? हम लोगों को शांत करना चाहिए, दमन नहीं करना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए, वो और विस्फोट हो सकता है। ज़्यादा उत्तेजित नहीं करना चाहिए, वो भी विस्फोटक है, सक्रिय भी विस्फोटक, यानी जिज्ञासा को उसको उसका सही उत्तर दे करके शांत करना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, राइट आंसर बी इसका हो जाएगा। बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह बच्चा किस प्रकार का है? ठीक है, सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली, ठीक है। इसका देखिए, आपको हमने यहाँ पे क्या किया, इसका चार्ट दे दिया है और जो आया है वो भी बता दिया है, उसको चार्ट को जरूर देख लीजिएगा और यहाँ से थ्योरी पेपर उसका लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा आप सभी को, ठीक है। लगभग सबको मिला हुआ है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। देखिए, अगर आप कम पढ़ करके जो ऑथेंटिक चीज़ पढ़ने वाली चीज़ है उतना पढ़ के अगर आप अंक उठाना चाहते हैं तो देखिए, आपको यहाँ पर प्रश्न बहुत कम है, लगभग 1500 से 2000 प्रश्न आपको मिलेगा, ठीक है। इतना के अंदर से ही आपको सारा प्रश्न छपने वाला है, ठीक है। और यहाँ से आपका 60+ स्कोर आपको करने वाले हैं, तो 60% से ज़्यादा स्कोर आपका हो जाएगा। अब रही बात, तो यहाँ पर 90 आप पार कर जाएंगे, इससे इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से जरूर लेकर के जुड़ करके पढ़ करके ही आप जाइएगा आप सभी को, ठीक है। इसको छोड़ के जा रहे हैं यानी आपके साथ धोखा हो सकता है, 2-4 नंबर कम पड़ जाए, इसलिए उसको लेकर पढ़िएगा। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह बच्चा किस प्रकार का? सामान्य, प्रखर, उत्कृष्ट या प्रतिभाशाली, ठीक है। प्रतिभाशाली कितना होता है बताइए? 140 से ऊपर वाला प्रतिभाशाली होता है, ठीक है। उसके बाद प्रतिभाशाली हो गया, फिर प्रखर बुद्धि 120 से ऊपर वाला, सामान्य बुद्धि 90 से 100 तक, 110 तक रहता है, 110 तक, तो 90 से 110 तक है, बच्चा सामान्य है, क्या है? सामान्य बुद्धि का है। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 7 से 13, 9 से 11, 6 से 12, ठीक है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है, ठीक है। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? देखिए, इस प्रश्न को हमने आपके जैक का जो एग्ज़ाम हुआ था, आकलन एग्जाम हुआ था, उसमें हमने ये चीज़ें पढ़ाई थी और देखिए, तो हूबहू प्रश्न आया था, ठीक है। तो आपको जैक का प्रश्न हूबहू आपको देखना है तो आपको यही सेशन से, इसी चैनल से जुड़ना पड़ेगा, अन्यथा आप बहुत जगह पर जा रहे होंगे तो वहाँ पर बहुत से आपको बहुत ऊंचे स्तर के भी दिए जा रहे हैं, नीचे स्तर के भी दिया जा रहा है, लेकिन सही चीज़ से आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए आप वहाँ से लिए भी होंगे तो आप यहाँ से एक बार लेकर के पढ़ करके ही जाइएगा, ठीक है। बच्चे की मानसिक आयु 5 साल है, ठीक है, मानसिक आयु 5 साल है और वास्तविक आयु 4 साल है, तो बुद्धि लब्धि कितनी होगी? ठीक है, तो मानसिक आयु आपका कितना है? मानसिक आयु आपका है 5 वर्ष और वास्तविक आयु कितना है? वास्तविक आयु कितना है? 4 वर्ष, ठीक है। तो अब इसके बुद्धि लब्धि यानी IQ कितनी होगी? बुद्धि लब्धि, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको याद रखना होगा। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है, अगर आप बुद्धि लब्धि नहीं देखें तो बुद्धि लब्धि का अलग से PDF आपको हमने बना दिया है, उसको लेकर के पढ़ लीजिएगा। मानसिक आयु बट्टे होता है वास्तविक आयु, ठीक है, क्या होता है? बट्टे होता है वास्तविक आयु और इंटू में होता है 100, ठीक है। मानसिक आयु बच्चा का कितना है बताइए? मानसिक आयु 5 वर्ष है, वास्तविक आयु कितना है? 4 वर्ष है और इंटू आप क्या कर देंगे? 100, ठीक है। 4 से 100 कितने बार में कटेगा? 25 बार में, 25 कितना हो गया? 125, यानी बुद्धि लब्धि 125 है। अब बच्चा जो है कैसा है? सामान्य बच्चा नहीं है, ये उत्कृष्ट बच्चा है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हो गया, इस तरह से देखिए, आपको निकाल के बनाया हुआ भी है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अर्धवृत्त में कितनी सममिति रेखा होगी? ठीक है, एक अर्धवृत्त में कितनी सममिति रेखा होगी? 1, 2, 3 या 4, ठीक है। एक अर्धवृत्त हम बनाते हैं, एक अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त हो गया। इस अर्धवृत्त में कितनी सममिति रेखा हो सकता है बताइए? तो अगर आप इधर से मुड़िएगा तो ये कम हो जाएगा, तो इसमें सिर्फ एक होगा। इसे ये जो वर्टिकल है, वर्टिकल
इसी पर ए को खाली ई, जैसे मान लीजिए कि अगर ए बी इसको हम माने हैं तो ये बी वाला ए पर जाकर बढ़ जाएगा और ये पूरा बराबर रहता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से मैच कर जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितना होगा, ए को सममिति रेखा होगा। देखिए यहाँ फिगर हम आपके लिए बना दिए हैं। ठीक है, सममिति मतलब समान माप पर मुड़ जाना ही सममिति रेखा है। क्लियर। एक वर्ग में कितनी सममिति रेखा है, एक वर्ग में कितनी सममिति रेखा है। ठीक है, एक है, दो है, तीन है, चार है। एक वर्ग में कितनी सममिति रेखा है आपको बतलाना है। ठीक, चलिए एक वर्ग है यहाँ पे देख लीजिए, ये ना एक क्या है, वर्ग है, इसमें कितनी सममिति रेखा होगी। क्लियर। तो सभी भुजा बराबर है, अगर इधर से भी मोड़िएगा तो ई वाला इस पे जाकर बढ़ जाएगा और इधर से भी मोड़िएगा तो ये वाला पार्ट इस पर बढ़ जाएगा, और अगर इससे भी देखिएगा तो ये वाला पार्ट जो है ये पार्ट इस पे आकर बढ़ जाएगा, और इधर से भी देखिएगा, इधर से भी देखिएगा तो ये इधर से मुड़े, अगर इधर से भी देखिएगा तो ये वाला पार्ट किस पर, इस पर जाकर बढ़ जाएगा। तो एक आप वर्ग आकार का कागज़ लीजिएगा, जैसे नाव वो कभी बनाते होंगे आप, ठीक है, या पतंग उतंग आप बनाते होंगे तो आप देखिएगा, उसको मोड़िएगा तो एक बार इधर से मुड़ेगा बराबर पर, एक बार इधर से मुड़ेगा, एक बार इस कॉर्नर से मुड़ेगा और एक बार इस कॉर्नर से, यानी वर्ग में 4 गो सममिति रेखा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये समचतुर्भुज होता है, सभी भुजा बराबर होती है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम बता दिए हैं, ये शुरू बार मुड़ा तो 1, इधर से मोड़िएगा तो 2, इस कॉर्नर से मोड़िएगा तो 3 और इस कॉर्नर से मोड़िएगा तो 4 बार। तो आप एक पेज ऐसा ले लीजिएगा, जैसे बराबर कर लीजिएगा एकदम, और उसके बाद मोड़ के देखिएगा 4 बार ही मुड़ेगा तो 4 को सममिति रेखा इसमें हो जाएगा। ठीक है। रमेश ने एक पंप 2500 में खरीदा, 2500 में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 150 खर्च करके उसे 3000 बेच दिया, उसका लाभ हानि बताइए। ठीक है, रमेश एक पंप 2500 में खरीदा था, पंप 2500 में, और 2500 और मरम्मत पर 150 खर्च किया, तो इसका टोटल क्रय मूल्य देख लीजिए, 150 खर्च किया तो 0, और यहाँ पे हो गया आपका 2500 था। ठीक है, 2500 था और 150 इसको जोड़ लीजिएगा, 2500 और 150 तो कितना हो गया, 0, 5, 5, 1, 6, 26, 50। ठीक है, कितना हो जाएगा, 26, 50 हो जाएगा। तो खर्च करके उसे 3000 रुपये में बेच दिया। ठीक है, 3000 बेचा, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य हो गया 26, 50। ठीक है, अब बेचा कितने में, 3000 में बेच दिया। तो उस सौदे पर लाभ या हानि क्या हुआ। ठीक है, तो सौदा पर यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 3000 में से 2650 घटा दीजिएगा तो आपका आंसर आएगा बी, 350 रुपये। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए आपका बना हुआ है कुल क्रय मूल्य 2500 प्लस ऊपरी ब्याज जो हो गया 2650, विक्रय मूल्य हो गया कितना, 3000 बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य छोटा है। ठीक है, तो बड़ा में से छोटा हो जाए तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देंगे, तो 3000 में से 2650 जाएगा तो कितना बचेगा, 350। राइट आंसर इसका 350 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। रीता ने एक पुरानी साइकिल रुपये 1100 में खरीदी, वह उसके मरम्मत पर रुपया 200 खर्च की, अब वह उसको 1600 रुपये में बेच दी, तो लाभ या हानि बताइए। ठीक है, 1600 रुपये में बेच दी तो लाभ या हानि केवल बताना। चलिए देखते हैं, यहाँ पे बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले एक पुरानी साइकिल कितने में खरीदी थी, 1100 में। चलो साइकिल का बात है तो जल्द से सॉर्ट आउट कर देते हैं। उसकी मरम्मत पर 200 और लगा दिया, 200, यानी अब कितने की साइकिल हो गई, 1300। ठीक है, अब देखिए खर्च किया, अब उसको 1600 रुपये में बेच दिया, ये खरीदने का था, क्रय मूल्य था। अब विक्रय मूल्य क्या आ रहा है बताइए, विक्रय मूल्य 1600 आ रहा है। विक्रय मूल्य कितना है, 16 से। ठीक है, हाँ 1600, उसको 1600 में बेच दिया। ठीक है, अब खर्च किया, वो उसको 1600 में बेच दिया। ठीक है, तो उससे लाभ या हानि क्या हुआ ये बताएं। ठीक है, लाभ या हानि क्या हुआ, तो यहाँ पर 1100 2 1300, और यहाँ पर कितना हो जा रहा है आपको, वह उसको 1600 रुपये देता है। ठीक है, तो 1100 में खरीदी, उसके मरम्मत पर 200, 1300, और बेची 1600 में, कितने सौ में, 1600 में। तो विक्रय मूल्य 1600 है और क्रय मूल्य कितना आपका आ रहा है, 1300 है। ठीक है, तो लाभ हो गया, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 1600 माइनस 300, राइट आंसर हो जाएगा 1300। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 16000 था, इसमें से 1300 तो 300 हो जाएगा। ठीक है, 1600 में से 1300 जाएगा 300, 300 किस में है, ए में है, तो राइट आंसर इसका ये हो गया। बाकी यहाँ पे बना हुआ है, आप सभी को देख लीजिएगा, घटा लीजिएगा, कर लीजिएगा। ठीक है, 3x माइनस 36 का गुणनखंड है, गुणनखंड मतलब उसको तोड़ देना। ठीक है, तो 3x माइनस 36, ठीक, तो 3 इसमें है तो 3 गुने x,
माइनस माइनस से 36, 36 को हम तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं 3 के साथ, तो 3 गुने 12 लिख सकते हैं ना। 3x माइनस 36 3x माइनस 12, और दोनों में कॉमन क्या है, इधर वाले के लिए भी कॉमन है 3 और इसके लिए भी कॉमन है 3, तो 3 कॉमन लेंगे तो एक पहुँचेगा x में और एक पहुँचेगा 12 लेकर के, यानी 3x प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, 3x प्लस 12 कहाँ है, तो 3x प्लस 12 बी में है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। 9x माइनस 36 का गुणनखंड है, 3x माइनस 36 का गुणनखंड है, तो 3x को देखिए तोड़ लिए और 36 को भी यहाँ पर तोड़ लिए। दोनों में कौन कौन सा चीज़ मिल रहा है आप देखिए यहाँ पे दोनों में, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ये 3 ले लेंगे इनटू। ठीक है, अब इसमें x है, इधर नहीं है, तो 3 हो गया, और इनटू में इसमें इनका वाला ग्रुप में x मिलेगा, ग्रुप में x मिलेगा, और इधर कितना था 3 दूगो था। ठीक है, कितना था 3 एगो ले लिए, तो इसमें जाए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। ठीक है, 3 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 12 ले लेंगे। ठीक है, x माइनस 12 हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। 21x स्क्वायर वाई क्यू प्लस 27x क्यू वाई स्क्वायर का गुणनखंड है। ठीक है, तो 21 को हम क्या लिखेंगे बताइए, इसको तोड़िएगा तो 3 गुने 7 और लिखेंगे x स्क्वायर इंटू वाई क्यू। ठीक है, और प्लस 27x क्यू वाई स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे, तो 27 के लिए लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 3, एक को 3 है, ये है, तो 3 गुने 9 27 हो गया, और x क्यू, तो x 3 बार है तो 3 बार, और वाई स्क्वायर, तो y 2 बार है तो 2 बार। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, दोनों में क्या मिलेगा वो आपको देखना है, तो 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक ना, और कुछ नहीं मिल रहा है, और कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 7x स्क्वायर वाई क्यू। ठीक है, एक एक्स भी हम लोग ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ऐसे कर लीजिएगा, यहाँ ज़्यादा समय लगता है। देखिए यहाँ पे मिल रहा है कौन कौन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर क्यों, 16 सेंटीमीटर क्यों, 8 सेंटीमीटर क्यों, कोई नहीं। ठीक है, घन का आयतन बराबर क्या होता है आप बताइए, घन का आयतन बराबर क्या होता है, तो भुजा का क्यू होता है। ठीक है, भुजा कितना है 2 सेंटीमीटर है, उसका हम क्यू करेंगे, 2 का क्यू मतलब 2 गुने 2 गुने 2 हो गया, और सेंटीमीटर क्यू मतलब सेंटीमीटर क्यू, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 सेंटीमीटर क्यू, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर, चलिए बाकी नीचे बना हुआ है। एक घनाभ जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, उस घनाभ का आयतन क्या होगा बताना है आपको। 15 सेंटीमीटर क्यू होगा, 25 सेंटीमीटर क्यू होगा, 30 सेंटीमीटर क्यू होगा। ठीक है, सबसे पहले हमको जानना है कि घनाभ का आयतन होता क्या है, तो घनाभ का आयतन बराबर देखिए होता है एल गुने बी गुने एच। ठीक है, एल गुने बी गुने एच। अब देखिए एल कितना है, तो लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 2 सेंटीमीटर, यानी 5 तिया 15, 15 दूनी 30 सेंटीमीटर क्यू, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर क्यू सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला। 0 डिग्री का कोण कहलाता है, आपको बताना है शून्य कोण, अधिक कोण, समकोण या कोई नहीं। तो 0 डिग्री का कोण क्या कहलाएगा बताइए, शून्य कोण कहलाएगा, ऑटोमेटिक है शून्य कोण कहलाएगा। 90 डिग्री का कोण कहलाता है, आपको बताना है शून्य, अधिक, समकोण या कोई नहीं। तो 90 डिग्री का कोण क्या कहलाता है बताइए, समकोण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। 0 और 90 डिग्री के बीच का कोण क्या कहलाएगा, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण या कोई नहीं। ठीक है, 0 और 90 के बीच का कोण को हम लोग क्या कहेंगे, तो 0 और 90 के बीच के कोण को हम लोग न्यून कोण कहेंगे, क्योंकि 90 से कम हो गया, 90 से कम हो गया तो न्यून कोण हो गया। ठीक है, एक वृत्त जिसका व्यास 42 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो d बराबर कितना होता है बताइए 2r, और r बराबर कितना होता है बताइए d/2। d है 42 सेंटीमीटर, 2 से देंगे 21 होगा। ठीक है, राइट आंसर 21 d में है, तो d इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए आगे हम लोग इसे बना लिए हैं ना, ये बनाया एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 144, 154, 134 को नहीं। ठीक, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर हो गया, तो पाई का मान हो गया 22/7, और इंटू आर का स्क्वायर यानी 7 गुने 7 गुने 7, 7 कट गया, 22 7 54 से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। राइट आंसर 154 सेंट बी, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक सम पंचभुज का परिमाप 25 सेंटीमीटर है, उसकी भुजा का मान ज्ञात कीजिए। 4, 6, 8, 5 क्या होगा। ठीक, तो देखिए हम लोग जानते हैं
कि सम पंचभुज का परिमाप बराबर क्या होगा। सम पंचभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है आपको, तो सम पंचभुज का परिमाप दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर है। और सम पंचभुज का परिमाप बराबर होता है पंचभुज है, इसलिए अब सम है बराबर, तब 5 गुने भुजा बराबर 25। अब ए बराबर क्या होगा, तो बताइए 25। अब ए हमको निकालना है, तो ए के साथ 5 गुना में, इसलिए वो भाग में जाएगा 5, तो 5 25, 25 यानी 5 इसका राइट आंसर होगा। 5 किस में है, डी में है, तो राइट आंसर वही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए सूत्र के साथ बनाया हुआ है, ठीक है। इन्हीं के पास 10 रुपये तथा 20 रुपये के सिक्कों का अनुपात 16:9 है, तो 10 रुपये के सिक्कों का प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। मोहिनी के पास 10 रुपया के और 20 रुपया के सिक्का है, याद रखिए 10 रुपया और 20 रुपया का सिक्का है, और 10 रुपये के सिक्का का और 20 रुपये सिक्के का अनुपात 16:9 है, तो 10 रुपये के सिक्कों का प्रतिशत निकालना है, ठीक है। क्या होगा 32%, 60%, 64%, कोई नहीं, ठीक है। देखिए एग्ज़ाम आपका जल्द होने वाला है, एग्ज़ाम जरूर होगा, इसको आप मान लीजिए, एग्ज़ाम आपका होना ही होना तय हो गया है, इसलिए आप सभी तैयारी में लगे हुए रहिए, कोई भी ये नहीं सोचिए एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ टेट 2022 का पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे मोहिनी के पास 10 रुपये वाले सिक्के का अनुपात कितना है, तो ये 10 शुरू में है, तो उसका अनुपात शुरू वाला होगा, 10 रुपये सिक्के का अनुपात 16, और 20 रुपये वाले सिक्के का अनुपात कितना है, तो 20 रुपये वाले सिक्के का अनुपात 9 है, ठीक है। तो टोटल अनुपात सबसे पहले हम कर लेंगे टोटल, तो टोटल 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, टोटल हो गया। तो 10 रुपये के सिक्कों का प्रतिशत बराबर हो जाएगा 10 रुपये के सिक्कों का अनुपात, ठीक है। 10 रुपये के सिक्कों का अनुपात बट्टे होता है कुल अनुपात और इंटू होता है 100, जब भी प्रतिशत निकालना, ठीक है। तो अब देखिए 10 रुपये के सिक्कों का अनुपात कितना है, देखिए 16 है, तो 16 बटे कुल अनुपात, ये दोनों को जोड़ लीजिए, तो 16 और 9 25, और इंटू कितना हो जाएगा 16 9 25 और इंटू 100, ठीक है। 25 चौके कितना हो गया 100, और 16 चौके कितना हो गया 64, यानी कितना हो गया 64%, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 64% हो जाएगा। बाकी देखिए आपका सॉल्यूशन यहाँ पर नीचे हर प्रैक्टिस सेट में आपको विस्तृत रूप से समझाया क्या हुआ, व्याख्या क्या हुआ रहता है, जो अभी हमने बताया देखिए वही चीज़, इसमें पूरा चीज़ आपको व्याख्या क्या हुआ है, आप सभी यहाँ से भी बना सकते हैं जिनको वहाँ पर दिक्कत लगा हो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक पुराना मिक्सचर मशीन 1500 रुपये में खरीदा गया और उस पर ऊपरी व्यय 500 रुपया किया गया, अब उस मशीन को 2500 रुपये में बेच दिया गया, इस पूरे सौदे पर लाभ या हानि बतावें, ठीक है। लाभ होगा 200 रुपया, लाभ होगा 500 रुपया, हानि होगा 500 रुपया, हानि होगा 200 रुपया, क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं, मिक्सचर मशीन खरीदा कितना में व्यक्ति ने 1500 रुपये में, ठीक है। अब खरीदने के बाद वह ख़राब था, उसका मरम्मती पर 500 रुपया आप खर्च कर देंगे, यानी 500 रुपया खर्च के मतलब ऊपरी व्यय है, यानी अब टोटल उसका खरीदारी कितना हो गया मान लीजिए, तब 1500 और प्लस 500 2000 रुपये। याद रखिएगा ऊपरी व्यय जो होता है उसी क्रयमूल्य में हम लोग जोड़ देते हैं, जिससे कि पूरा खरीदारी का क्रयमूल्य पता चल सके, जब वह फिनिश रूप में आ जाए, तो 2000 रुपया हो गया। अब उस मशीन को 2500 रुपये में बेच दिया गया, ठीक है। 2000 रुपया में खरीदा गया क्रयमूल्य, अब बेच दिया गया कितना 2500 रुपये में, बेच दिया गया कितना में 2500 रुपये, ये विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। तो लाभ ये 2500 रुपये में बेच रहे हैं और खरीदे हैं 2000 में, तो लाभ हो रहा है, क्योंकि विक्रय मूल्य जब भी बड़ा होगा तो लाभ हो जाएगा, ठीक है। और क्रय मूल्य जब भी बड़ा होगा तो हानि हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य छोटा है, लाभ होगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा, तो 2500 माइनस कितना हो जाएगा 2000 बराबर हो जाएगा 500, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो 500 रुपया होगा और क्या होगा लाभ होगा, लाभ 500 रुपया हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए बाकी नीचे आपको बनाया गया है, यहाँ पे सारा चीज़ देखिए जो हमने बताया वो क्लियर किया हुआ है, तो सभी को नोट्स और पीडीएफ लेकर के इसका पढ़ लीजिएगा। जैसे आरटी जैक की किताब से बाहर ज़्यादा नहीं पढ़ना है, अगर आपको मन है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। एक पुराना फ्रिज 3000 रुपये में खरीदा गया और उसकी मरम्मत पर 1000 रुपया खर्च हुआ, अब उस फ्रिज को 6000 रुपये में बेच दिया गया, तो पूरे सौदे पर लाभ या हानि बताएं। लाभ 2000, हानि 2000, लाभ 1000, क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। देखिए फ्रिज 3000 रुपये में खरीदा गया, लेकिन वो ख़राब था इसलिए उसका मरम्मत कराया गया, तो 1000 रुपया और लगा, यानी कुल क्रय मूल्य क्या होता है, तो जो उस पर ऊपरी व्यय या जो उस पर मरम्मत में खर्च होता है वो कुल क्रय मूल्य में चला जाता है, तो कुल क्रय मूल्य हो गया देखिए 3000 रुपया में खरीदा, 1000 रुपया और मरम्मत करने में लगा, यानी कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, तो कुल क्रय मूल्य हो गया 4000 रुपये, ठीक है। अब इस फ्रिज को 6000 रुपये में बेच दिया गया, बेचना मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो गया
6,000 रुपये, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए विक्रयमूल्य बड़ा हो गया और क्रयमूल्य छोटा हो गया। तो जब विक्रयमूल्य बड़ा होगा तो उस केस में लाभ होगा, लाभ बराबर विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य होगा, यानी 6,000 में से हम क्या करेंगे 4,000 को घटा देंगे तो आएगा कितना 2,000। राइट आंसर इसका 2,000 हो जाएगा, ठीक है। 2,000 लाभ होगा, किस में है, ए में है, तो राइट आंसर इसका ए ही होगा ना। चलिए अब यहाँ पर भिन्न का प्रश्न है 2/9, 2/11, 2/13, 2/17 को आरोही क्रम में सजावें, ठीक है। देखिए ये आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सजाने के लिए आता है। कुछ को हम बहुत जल्द बना सकते हैं, कुछ में थोड़ा समय लगता है हम लोगों को, ठीक ना। देखिए इसमें क्या है, आपको इसमें आप देख रहे होंगे तो इसमें सबका जो अंश है वो एक ही है, अंश समान है, ठीक है, लेकिन हर क्या है अलग अलग है। दो केस होता है, किसी में अंश अलग अलग होता है तो हर एक जैसा होता है, किसी में अंश एक जैसा होता है तो हर अलग अलग होता है, ठीक है। अब एक चीज़ आप दिमाग में रखिएगा कि अगर अंश सबका एक है और हर अलग अलग है तो ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा कौन होगा बताइए। तो इसमें सबसे छोटा वही संख्या होगा जिसका हर सबसे बड़ा होगा, जिसका हर सबसे बड़ा होगा। तो इसमें हर सबसे बड़ा किसका है 2/13 का, तो 2/13 सबसे छोटा है। और इसको लिखना है आरोही, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, तो सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा। तो 13 के बाद हर देखिए कौन उससे बड़ा उससे छोटा है 11 है, तो अब आपका हो जाएगा 2/11 हो जाएगा। उसके बाद किसका है 9 है, तो उसके बाद आपका 2/9 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। तो यही जो है आपका ये आरोही क्रम में हो गया, क्लियर। तो हम देखिए 13 हुआ, फिर 11 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 7 हुआ, क्योंकि अगर अंश बराबर है तो जिसका हर में सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा 13 इसलिए सबसे छोटा, उसके बाद 11 तो उसके बाद ई छोटा, उसके बाद 9 तो ई छोटा, और उसके बाद ई तो उससे वो बड़ा, ठीक है। तो ये छोटा बड़ा 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 सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये आंसर हो गया। यहाँ पे आपका आंसर मिल रहा है 2/13 पहले, 2/11, 2/9, 2/7। 2/13 सबसे छोटा, उससे बड़ा 2/11, उससे बड़ा 2/9, उससे बड़ा 2/7 सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम होता है, ठीक ना। सबसे आरोही मतलब बढ़ते क्रम होता है, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक है। बाकी नोट्स यहाँ हमने बना दिया है आपको। देखिए यदि सभी भिन्न का अंश एक समान हो तो हर में जिस भिन्न का अंक छोटा होता है वह सबसे बड़ा भिन्न होता है, और जिस भिन्न का अंक बड़ा होता है वह हर में सबसे छोटा होता है, ठीक है। अब देखिए ईवीएस का देखिए प्रैक्टिस सेट 5 लेकर के हम आए हुए हैं, ठीक है। तो पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 5 आपको यहाँ पर करेंगे। देखिए आप सभी को हम बता देते हैं कि ईवीएस का जो टोटल 6 टॉपिक आपको जैक का जो यहाँ पर सिलेबस दिया गया है जेटेट का, वो पूरा यहाँ पर आपका कंप्लीट कर दिया गया है, ठीक है। वो जेटेट का न्यू सिलेबस पर पूरा आधारित आपको सभी कोर्सेज यहाँ पे बना दिए गए हैं। तो आप क्या कीजिएगा, तो आप यहाँ से जुड़ करके वो सभी पीडीएफ ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 100 रुपये में आपको यहाँ से ईवीएस का पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, ठीक है। वो 6 आपको टॉपिक मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जो आपको चल रहा है उसी का 6 टॉपिक से मिक्सअप क्वेश्चन चल रहा है। ये प्रैक्टिस सेट होगा कि आप कितना सही कर पाते हैं, ठीक है। तो आप सभी इस सब सेशन में अवश्य जुड़िए। और देखिए आपको बता देते हैं अब यहाँ पर जो है आपका टेस्ट सीरीज 1 से 5 का टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रहा है, जो यहाँ पर आप 300 रुपये में परचेज कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज का यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। आप सभी 300 रुपये में यहाँ पे टेस्ट सीरीज में शामिल ले सकते हैं, जिसका एक अलग ग्रुप होगा जिसमें आप सभी को जुड़ करके यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। अब देखिए चलिए प्रश्न है, एकल परिवार की अपेक्षा संयुक्त परिवार में कार्यभार कम होने का कारण क्या होता है, ठीक है। देखिए अभी तो आप देख रहे हैं अपने समाज में कि संयुक्त परिवार पूरे बिखरते चले गए हैं और एकल परिवार की बहुतायत होते जा रही है, ठीक है। आखिर इससे एकल परिवार में कुछ विशेषता भी होता होगा और कुछ यहाँ पर अवगुण भी होता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है एकल परिवार की अपेक्षा संयुक्त परिवार में कार्यभार कम होता है, ठीक है। संयुक्त परिवार में कार्यभार कम होता है। ऑफिशियल है कि एकल परिवार में आप किसी के साथ नहीं रह रहे हैं, आप अकेले रह रहे हैं, तो सारा कार्य का जिम्मेवारी आप पर है। लेकिन संयुक्त परिवार में आपके साथ आपके बहन होते हैं, आपके भाई होते हैं, आपके पिताजी होते हैं, आपके माताजी होते हैं, आपके दादाजी होते हैं। इससे क्या होता है कि सभी आदमी कुछ न कुछ काम कर रहे होते हैं, जिसके कारण आप पर कार्यबोझ कम होता है। लेकिन संयुक्त परिवार का अधिक कम होता है। लेकिन एकल परिवार में तो कार्यभार ओनली वन आप ही मालिक है, तो आप ही पर होगा। तो कार्यभार कम होने का कारण क्या है, ठीक है। कार्यभार का बंट जाना, कार्य को कुशलतापूर्वक करना, कार्य को व्यवस्थित स्वरूप करना,
कर्तव्यों की उपेक्षा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपका कार्यभार बंट जाता है कि आपके दादे का कुछ अलग काम है, दादी का अलग काम है, माँ का अलग काम है, पिताजी का अलग काम है, आपका अलग काम है, आपकी पत्नी का अलग काम है, तो इससे काम कम हो जाता है, तो कार्यभार का बढ़ जाना होता है। ठीक है, एकल परिवार का अधिक प्रचलित होने का कारण क्या है? आखिर अभी के समय में आप देख रहे हैं कि एकल परिवार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आखिर इसका रीज़न क्या रहा होगा कि एकल परिवार जो है बहुत अधिक फल फूल रहा है, बहुत अधिक बढ़ रहा है, लेकिन समय पर इन लोग क्या होते हैं, तो आदमी की बहुत कमी पाई जाती है। लोग कोई हेल्प करने के लिए समय पर तैयार नहीं होता, अकेले ये परिवार टूट जाता है। बहुत तरह से देख रहे हैं कि आत्महत्या भी लोग कर रहा है। तो ये एकल परिवार का एक गुण है तो अवगुण भी है। ठीक है ना, तो एकल परिवार का अधिक प्रचलित होने का कारण क्या है? जनसंख्या कम। बिल्कुल, लोग अभी समझ रहे हैं कि हम उसके बाल बच्चा को नहीं करें, उसके बाल बच्चा को नहीं करें, उसको नहीं करें। इससे क्या हो रहा है कि एकल परिवार लोग अलग अलग हो जा रहे हैं। इससे जनसंख्या कम हो गया, काम कम करना पड़ेगा, ये चीज़ होता है। महंगाई में कमी, बिल्कुल सही बात है। अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो आपको पैसा ज़्यादा टूटता है, महंगाई ज़्यादा लगता है। तो अब एकल परिवार में आ गए तो आपकी महंगाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जहाँ यहाँ 400 की सब्जी और चावल चलते थे, वो अब यहाँ पर आपको 40 रुपये में भी चलने लगे। कला की कम संभावना, एक जगह रहने पर लोग क्या होते हैं, एक जगह रहने पर अधिकतर लोग कला करते रहते हैं, जिससे कला की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है संयुक्त परिवार में, तो यहाँ कला की कम संभावना रहती है। तो इन सभी कारणों से क्या हो रहा है कि एकल परिवार जो है एकल परिवार जो है अधिक प्रचलित होते जा रहा है और संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं। इसका राइट आंसर डी है, उपयुक्त सभी है। इस कारण से आप अभी देखिएगा तो अभी बड़े बड़े घराने के जो माता पिता हैं उनको वृद्धाश्रम में भेज दिया जा रहा है। सभी बच्चे सिर्फ अपने परिवार को लेकर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये सब संभावना बहुत ज़्यादा चलते जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी परिवार को दर्शाया जाता है, किसी परिवार को दर्शाया जाता है पारिवारिक वृत्त से, पारिवारिक बार चार्ट से, पारिवारिक पाई चार्ट से, किसी से भी नहीं। ठीक है, तो परिवार को हम लोग जब बनाते हैं तो वो पारिवारिक वृक्ष कहलाता है। वो क्या कहलाता है? पारिवारिक वृक्ष कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ प्रमाता को ले लिए, यहाँ पिता को ले लिए, यहाँ भाई को ले लिए, एक वृक्ष है, तो परिवार को दर्शाना पारिवारिक वृक्ष कहलाता है, तो पारिवारिक वृक्ष से होता है। ठीक है, विद्यालयों एवं दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन, ब्रोमीन, कैल्शियम या पारा। ठीक है, तो हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने के लिए कैल्शियम का उपयोग किया जाता है। मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो आवास बनाता है कहलाता है मानव निर्मित आवास, मरुस्थलीय आवास, जलीय आवास या कोई नहीं। ठीक है, मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो आवास बनाता है उसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं मानव निर्मित आवास। ठीक है, जो घर लंबी समयावधि के लिए बनाया जाता है उसको कौन सा घर कहते हैं? स्थायी आवास, अस्थायी आवास, दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो जो घर लंबी समयावधि के लिए बनाया जाता है उसको हम लोग अस्थायी आवास कहते हैं। ठीक है, अस्थायी आवास है तंबू, झोपड़ी, इग्लू या सभी। अस्थायी आवास कौन है? तो तंबू भी अस्थायी है। कुछ समय के लिए लोग अगर पुलिस जाते हैं तो वहाँ पर तंबू लगा के रहते हैं, फिर वहाँ से लेकर के चले जाते हैं। झोपड़ी भी अस्थायी है, इग्लू भी बर्फ़ का घर अस्थायी है। राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। शाकाहारी जीव का उदाहरण है गाय, बकरी, हिरण, खरगोश या सभी। ठीक है, गाय शुद्ध शाकाहारी है, बकरी भी शुद्ध शाकाहारी है, हिरण भी शुद्ध शाकाहारी है, खरगोश भी शुद्ध शाकाहारी है। ई राइट आंसर ई हो जाएगा सभी। इनमें कौन शाकाहारी जीव नहीं है? हिरण, कुत्ता, गाय या खरगोश। तो देखिए इसमें कौन शाकाहारी जीव नहीं है? हिरण शुद्ध शाकाहारी है, गाय शुद्ध शाकाहारी है, खरगोश शुद्ध शाकाहारी, कुत्ता जो है शाकाहारी जीव नहीं है। ईवीएस का प्रैक्टिस सेट 6 लेकर के हम आए हुए हैं। ठीक है, ईवीएस का प्रैक्टिस सेट 6 लेकर के हम आए हुए हैं। ठीक है, देखिए इसके पहले ईवीएस का 5 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और ईवीएस का जो 6 टॉपिक आया है, 6 टॉपिक का पीडीएफ और वीडियो जेसीईआरटी किताब का पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप यहाँ से ले सकते हैं। अब इसका हम लोग प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें सभी सेशन से 6 सेशन से मिक्स प्रश्न आपका चल रहा है। ठीक है, तो ईवीएस का प्रैक्टिस सेट 6 को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। चलो प्रश्न है, किसने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप में किया है? ठीक है, परिवार के कार्यों का वर्गीकरण ईवीएस का प्रैक्टिस सेट 6 लेकर के हम आए हुए हैं। इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और ईवीएस का जो 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक का पीडीएफ बन करके यहाँ पे तैयार है, आप देख रहे होंगे वीडियो में। और उसके बाद जो है यहाँ पर ईवीएस में आप 30 में से 25-28 आराम से ला सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं केवल ईवीएस का नोट्स पढ़ने के लिए
तो 150 रुपये में यहाँ से परचेज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, किसने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप में किया है? मैकाइवर, गुटेनबर्ग, आंगनबर्न या कोई नहीं। ठीक है, तो परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप में किसने किया है? तो मैकाइवर ने किया गया है। मैकाइवर ने परिवार के कार्यों को आवश्यक और अनावश्यक रूप में बांटा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायुमंडल से क्या लेते हैं? पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायुमंडल से क्या लेते हैं? O2, CO2, नाइट्रोजन या सभी। ठीक है, तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायुमंडल से क्या लेते हैं? तो वायुमंडल से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वो CO2 लेते हैं। क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। किसी वास स्थल के सभी सजीव, पौधा या जंतु उपस्थित रहते क्या कहलाता है? जैव घटक, अजैव घटक, मृदा घटक या कोई नहीं। ठीक है, तो किसी वास स्थल का सभी सजीव प्राणी जितना होगा उसको हम लोग जैव घटक के अंतर्गत रखते हैं। सजीव प्राणी जितना उसको जैव घटक के अंतर्गत रखते हैं, तो ए जैव घटक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें सजीव प्राणी रहेंगे। ठीक है, किसी वास स्थल के सभी निर्जीव, जिसे मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश, ताप, पत्थर किस प्रकार का घटक है? ठीक है, किसी वास स्थल के सभी निर्जीव, जितने भी निर्जीव चीज़ है, मिट्टी निर्जीव है, जल निर्जीव है, वायु निर्जीव है, प्रकाश निर्जीव है, ताप निर्जीव है, पत्थर निर्जीव है। तो निर्जीव, तो जीव जिसमें रहेगा, मतलब सजीव वाला चीज़ जैव घटक और निर्जीव वाला चीज़ अजैव घटक होता है। ठीक है, तो निर्जीव वाला चीज़ अजैव घटक में जाएगा, तो सभी चीज़ अजैव घटक के अंतर्गत आएगा। मरुस्थल में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं? यूपी टेट 2019 में पूछ दिया, देखिए, नागफनी, कैक्टस, खजूरिया, सभी। ठीक है, तो देखिए, जितने भी कांटेदार पौधे हैं वो सभी क्या होता है? मरुस्थल पाया जाता है, क्योंकि पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा रहती है, पानी ग्रहण ज़्यादा देर तक करके रख सकता है। ठीक है, इसलिए नागफनी है, कैक्टस है, खजूर है, ये सभी मरुस्थल वाले जीव जंतु है। ठीक है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून। यूपी टेट, CG टेट या हरियाणा टेट। ठीक है, तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, पृथ्वी है, इसके ऊपर हम लोग जल की बात करते हैं। तो एक होता है, देखिए, 22 मार्च और ये होता है 22 अप्रैल, यानी 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। बस 22 से बस है, तो अप्रैल में है। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भार के अनुपात से जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:8, 8:1, 1:3 या 3:1। ठीक है, भार के अनुपात से याद रखिएगा। ठीक है, तो भार से यहाँ पर क्या होता है? H2O होता है, तो हाइड्रोजन का 2 होता है और ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है भार से। तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी कितना हो रहा है? 1:8 होता है। 1:8 किसमें? ए में है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध जल का pH मान होता है, CG टेट 2014 पूछा था, 7.4, 8.2, 7 या कोई नहीं। ठीक है, तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। क्लियर? शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या कोई नहीं। बिहार टेट 2023 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो शुद्ध जल कैसा होता है? तो शुद्ध जल आपका उदासीन होता है। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा, हमारे शरीर में जल लगभग कितना प्रतिशत है? 70, 80, 90 या 60। ठीक है, तो हमारे शरीर में जल लगभग कितना प्रतिशत है? तो 70% है। ठीक है, हमारे दैनिक आवश्यकता के लिए वर्षा जल इकट्ठा करना क्या कहलाता है? बादल जल संग्रहण, वायु जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण या कोई नहीं। ठीक है, तो वर्षा के जल का संग्रहण क्या कहलाएगा बताइए? वर्षा जल संग्रहण कहलाएगा। तो राइट आंसर सी होगा, वर्षा जल संग्रहण होगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? रोजवुड, आबूनस, महोगनी या सभी। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ये तीनों प्रकार के वृक्ष जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। कौन सा वन पृथ्वी के फेफड़ा की तरफ प्रतीत होता है? ब्राज़ील का उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अमेरिका का उष्णकटिबंधीय वन, अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय वन या कोई नहीं। ये CG टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कौन सा वन पृथ्वी के फेफड़ा की तरफ प्रतीत होता है? तो राइट आंसर ए होगा, ब्राज़ील का उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। विश्व का सबसे बड़ा सांप है? एनाकोंडा, अजगर, नाग या कोई नहीं। यूपी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा सांप जो है एनाकोंडा है। एनाकोंडा किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? एनाकोंडा किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? रीट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन,
उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शंकुधारी वन या कोई नहीं। ठीक है, तो एनाकोंडा किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। मानसूनी वन किस वन को कहा जाता है? मानसूनी वन किस वन को कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन या कोई नहीं। ठीक है, तो मानसूनी वन किस वन को कहा जाता है? तो मानसूनी वन आपको जो है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं आपको बताना है। हरियाणा टेट 2014 पूछा गया था। सागवान, नीम, शीशम, कोई नहीं या सभी। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में ये सभी प्रकार के वृक्ष आपको पाए जाते हैं। गोल्डन लंगूर बंदर किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है? तीसरी अवस्था कौन सी आपको बताना है। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त। तो सबसे पहले बच्चा संवेदीगामक अवस्था में रहता है, तो ये पहली अवस्था है। फिर आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ये दूसरी अवस्था है। फिर आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तीसरी अवस्था है। और चौथा होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो चौथी अवस्था है। आपसे प्रश्न किया गया है कि तीसरी अवस्था कौन सी है, तो तीसरी अवस्था जो है आपकी वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो लेकर 7 से लेकर के 11 वर्ष होता है। याद रख लीजिएगा। पियाजे से एक प्रश्न आपका आने वाला एग्जाम में है 100%, इसलिए आपको देखिए यहाँ पे हम बहुत कम प्रश्न दिए हैं, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से है। यदि आप कम पढ़ करके और अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो यह आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप एग्जाम के जाने से पहले अगर 2 दिन 3 दिन भी समय बचे हुए हैं तो आप यहाँ से PDF और वीडियो एक बार ले करके पढ़ करके ही जाएंगे, जो कि आपका एग्जाम में बहुत अच्छा काम करेगा। इसलिए सभी को यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था को इंगित करता है? ठीक है, तो पियाजे के अनुसार 4 अवस्था है। संवेदीगामक अवस्था, ये कितना होता है अभी आपको हमने बताया था, 0 से लेकर 2 वर्ष। और फिर यहाँ पर होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 11 वर्ष, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होता है 11 वर्ष से ऊपर। ठीक है, तो आपसे पूछा है 2 से 7, तो 2 से 7 बताइए किस में जा रहा है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है बताइएगा आप सभी को। अभी बार बार देखिए इसका रिपीटेशन चल रहा है। ये अवस्था से एक प्रश्न होगा तो होगा, 100% गांठ मान लीजिएगा आप सभी को। आप पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था क्या कहलाएगी बताइए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक या संवेदी। संवेदी चलता है 0 से 2 वर्ष। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था चलता है 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चलता है 7 से 11 वर्ष, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था चलता है 11 से ऊपर। तो आपसे पूछा है कि 7 से 11 वर्ष वाला अवस्था क्या कहलाता है, तो 7 से 11 वर्ष वाला मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमने यहाँ पर देखिए लिख दिया है, आप सभी को इसको नोट्स बना लीजिएगा, देख लीजिएगा। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का उम्र क्या होता है बताइए आप सभी को। अभी आप लोगों ने देखा जन्म से 24, 2 से 7, 7 से 11, 11 से ऊपर। ठीक है, तो आपको देखिए जन्म से 24 माह तक का होता है संवेदीगामक अवस्था, 2 से 7 वर्ष होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से ऊपर होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा औपचारिक या अमूर्त जो होता है वो 11 वर्ष के बाद होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता क्या है आपको बताना है। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता क्या है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या सभी। यूपी टेट 2014 में पूछा गया था। ठीक है, कि एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषता है। तो देखिए एक अच्छे परीक्षण के लिए प्रश्न पत्र वैध भी होना चाहिए, वह विश्वसनीय भी होना चाहिए, और उसमें वस्तुनिष्ठ भी होना चाहिए। यानी राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। बहुत बारी प्रश्न पूछा है अच्छे परीक्षण की विशेषता, हो सके आपके एग्जाम में आ जाए, इसलिए देख के जाइएगा, सभी को बना के जाइएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से बल देता है बच्चों के सुधार के लगातार परीक्षण, बच्चों के व्यवहार को सुधार करना, कमज़ोर विद्यार्थियों को प्रोन्नत करना, मस्तिष्क, हृदय और हाथ की धमनी को पहचानना। राइट आंसर ए हो जाएगा। बच्चों के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करना होता है। ठीक है, मूल्यांकन उपागम में प्राथमिकता दी जाती है। मूल्यांकन उपागम में प्राथमिकता दी जाती है शिक्षण बिंदु को, कथन को, प्रस्तुतिकरण को, शिक्षण उद्देश्य को। MP टेट 2015 में पूछा गया है। ठीक है, मूल्यांकन उपागम में किसको प्राथमिकता दी जाती है? ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। शिक्षण उद्देश्य को प्राथमिकता दी जाती है।
एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 110 से अधिक है वह किस प्रकार का बच्चा है? यूपी टेट 2012, सीजी टेट 2016, यू टेट 2018। आपको बता देता है कि ये जो बुद्धि लब्धि है, एक प्रश्न आपके एग्जाम में 100% रहेंगे। तो आपको यहाँ पर जो पीडीएफ बनाया गया है बुद्धि लब्धि का, सब चीज़ 100% आपको दे दिया गया है, बना दिया गया है। आप वहाँ से लेकर के पढ़ लीजिएगा। तो बच्चा जैसे 90 से ऊपर और 110 के बीच है तो हम लोग इसको मानते हैं कि सामान्य है। 110 से अधिक होता है तो उसको हम लोग मानते हैं कि तीव्र बुद्धि का है। 110 से 130 तक, 130 से ऊपर होता है तो उसको मानते हैं प्रखर बुद्धि का है। और 140 से अधिक होता है तो उसको मानते हैं हम लोग विशिष्ट बच्चा है, भाग्यशाली बच्चा है। ठीक है, तो 110 से अधिक है उसकी बुद्धि लब्धि, इसलिए यह कैसा बच्चा होगा? 10 से अधिक है तो आप यहाँ पर तीव्र बुद्धि लेकर के चलिएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 100 है वह किस प्रकार का है? प्रतिभाशाली, तीव्र, प्रखर या सामान्य। ठीक है, तो एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 100 है वह बच्चा किस प्रकार का है? तो वह बच्चा जो है आपका यहाँ पर वह बच्चा जो है आपका सामान्य बुद्धि का है। 90 से लेके 100 तक का जो होता है वह बच्चा सामान्य होता है, इसलिए ये सामान्य बच्चा है। अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, सीता सेव ला रही थी, वे बाजार जा रहे होंगे या कोई नहीं। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण क्या है आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो वर्तमान काल है, इसके लिए हमको पहचान होता है कि लास्ट में है होना चाहिए। तो आप ऑप्शन पहले देख लीजिए है किस में है। एक पहला में है, इसमें थी है इसलिए होगा नहीं, इसमें होंगे इसलिए होगा, ये है। ठीक है, अपूर्ण यानी आप पुस्तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला चीज़ तो यही होगा। अब ये अपूर्ण है कि नहीं ये देखना है। तो आप पुस्तक पढ़ रहे हैं यानी पढ़ने का काम अभी पूरा नहीं किए हैं आप, इसका मतलब ये अपूर्ण इसको कहेंगे। तो अपूर्ण वर्तमान काल का सही आंसर ए होगा। ठीक है, संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण क्या है? ठीक है, संभाव्य वर्तमान काल का मतलब होता है जिसमें संभावना दिख रहा हो, संभावना वाले सब। ठीक है, और उसके बाद वर्तमान काल है तो लास्ट में है होना चाहिए। तो इतना पहले हम लोग डिसाइड कर लेंगे ऑप्शन को देख के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो पहला चीज़ आ गया कि था, तो ये तो नहीं होगा, होगा ये भी नहीं होगा, रहे होंगे ये भी नहीं होगा। अब देखिए एक ऑप्शन बचा आपके पास सिर्फ डी, जिसमें है दिया हुआ। ठीक है दिया हुआ, है दिया हुआ तो क्लियर होगा कि वर्तमान है, लेकिन शायद है। तो देखिए शायद मतलब संभावना, तो संभावना वाली चीज़ों को संभाव्य वर्तमान काल में लेंगे। राइट आंसर डी हो जाएगा। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण राम सोता था, रमन क्रिकेट खेलता था। आप जाएंगे कोई नहीं। ठीक है, वर्तमान काल है, सबसे पहले है होगा और इसमें सामान्य होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, यानी कोई चीज़ से बताया जाता है। तो रमन क्रिकेट खेलता है, ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। जेब कतरा में समास है। जेब कतरा में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या बहुव्रीहि। ठीक है, जेब कतरा मतलब क्या होता है? इसका जब हम विग्रह करेंगे तो जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला। ये को क्या है? ये कारक का चिन्ह है, कारक का चिन्ह है। तो वैसा समास जब हम जिसका विग्रह करेंगे और उसमें कारक चिन्ह आ रहा होगा तो उसको हम लोग तत्पुरुष समास में लेके जाते हैं। और तत्पुरुष समास कारक के जैसा ही उतने ही भाग में बटा हुआ है। तो ये अगर पूछे कि ये कौन तत्पुरुष है तो यहाँ पर को आ रहा है। को किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो कर्म कारक का है, कर्म कारक का। इसलिए अगर इसको कोई पूछेगा तो ऐसे तो तत्पुरुष समास हो गया, लेकिन कौन सा तत्पुरुष? तो कर्म तत्पुरुष होगा। क्लियर? चलिए, गुण युक्त में कौन सा समास है? गुण युक्त में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या कर्मधारय। विग्रह करेंगे। गुण युक्त का मतलब है गुण से युक्त। यहाँ पर से विभक्ति चिन्ह आ रहा है और से विभक्ति चिन्ह कारक का है। ठीक है, कारक का है और यहाँ गुण से भरा हुआ है, साधन उसमें है, इसलिए यह तत्पुरुष समास होगा। एकदम याद रखिएगा। और यह करण तत्पुरुष होगा। पेट दर्द में कौन सा समास है? पेट दर्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। ठीक है, पेट दर्द का मतलब है पेट का दर्द, पेट का दर्द। और का के की रा रे किस में आता है? तो पेट का दर्द, का यहाँ पर क्या है? ये कारक चिन्ह है, कारक का विभक्ति चिन्ह है। और का के की रा रे किस में आता है? संबंध में आता है, इसलिए संबंध तत्पुरुष होगा ना। तो ऐसे ऑलरेडी तत्पुरुष समास में इसको आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला, चरण कमल में कौन सा समास है? चरण कमल में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु या कर्मधारय, सीजीटे। ठीक है, चरण कमल मतलब चरण हो जिसका
कमल के जैसा या कमल जैसा चरण कहते हैं हम लोग, कमल जैसा चरण। तो इसमें क्या होता है, विशेष और विशेषक का बोध हो रहा है, इसलिए ये जो आपको उपाधि जाता है वो कर्मधारय समास में जाएगा। राइट आंसर कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है।